आज जो अपन चर्चा करेंगे वो कूट लेविन का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत। कूट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। आपको पता है कि कूट लेविन एक यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे और संज्ञानवाद विचारधारा के तो समर्थक हैं, परंतु गेस्टाल्टवाद को मानते हैं। इसका मतलब गेस्टाल्टवादी संप्रदाय को मानते हैं और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, परंतु संज्ञानवाद विचारधारा का समर्थन भी करते हैं। कौन है? कूट लेविन। निवासी जर्मनी के हैं। निवासी कहां से हैं ये? बिल्कुल बिलोंग कहां से करते थे? जर्मनी से, परंतु इनका जो कार्य क्षेत्र था वो अमेरिका था। क्या था? अमेरिका। पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में चले गए प्रोफेसर पद पर और फिर आईओवा विश्वविद्यालय में इनको प्रोफेसर पद पर कार्यरत रहे। इसका मतलब आपको ये याद रखना कि इनका जन्म स्थान कहाँ है? जर्मनी में। आपने गेस्टाल्टवादी पढ़े तो गेस्टाल्टवादी में कोहलर, कोफका, वर्दीमार और कूट लेविन, और आपने पढ़ा कि चारों व्यक्ति जर्मनी से बिलोंग करते हैं, है ना, जिसके अंदर ये कूट लेविन यहूदी परिवार से है। और अपने साइको में दो विशेष व्यक्ति पढ़ते हैं जो यहूदी परिवार से है, एक तो सिगमंड फ्रॉइड और एक है कूट लेविन। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के समर्थक हैं, गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक कहलाएंगे, संज्ञानवाद विचारधारा का समर्थन करते हैं। कार्य क्षेत्र मैंने बताया स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और आईओवा विश्वविद्यालय। आईओवा विश्वविद्यालय। तीन बातें विशेष हैं इसके संदर्भ में कि आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक, और दूसरा है संगठनात्मक विकास के संस्थापक और सांस्कृतिक मनोविज्ञान, जिसको आप वेक्टर साइकोलॉजी कहेंगे या फिर सदिश मनोविज्ञान कहेंगे या फिर टोपोलॉजी साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का मूल नाम तो है क्षेत्रीय सिद्धांत। क्या है? क्षेत्रीय सिद्धांत। अब इस क्षेत्रीय सिद्धांत के बहुत से उपनाम पढ़े। अब ये उपनाम कैसे और क्यों पढ़े इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, इस सिद्धांत का नाम एक तो तद्रूप नाम क्यों पड़ा? इन्होंने रेखा गणित से तद्रूप वर्ड लिया। जब अपना सिद्धांत, अपना प्रयोग समझा रहे हैं तो उसमें एक वर्ड यूज करते हैं, वो है टोपोलॉजी। क्या है? टोपोलॉजी। और ये टोपोलॉजी वर्ड है उन्होंने रेखा गणित से उठाया। रेखा गणित का एक शब्द जिसका नाम टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? तद्रूप। तो उस वर्ड का प्रयोग किया इन्होंने, टोपोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया प्रयोग में, और टोपोलॉजी वो वर्ड लिया है ये रेखा गणित के तद्रूप से लिया है। इसलिए सिद्धांत के दो नाम पड़ गए, एक तो तद्रूप कहेंगे या फिर टोपोलॉजी थ्योरी कहेंगे। फिजिक्स से, फिजिक्स शास्त्र से या फिजिक्स से इन्होंने वेक्टर लिया है, सदिश। क्या? सदिश। सदिश वर्ड यूज किया, इसलिए इसे वेक्टर थ्योरी या फिर सदिश सिद्धांत कहा गया। जब उन्होंने मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, उसके व्यवहार और इन्वायरमेंट के मध्य जो संबंध स्थापित किया, उसमें एक जीवन दायरे की बात करता है। जीवन दायरा, जिसको लाइफ स्पेस कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे अपन ये लाइफ स्पेस क्यों पढ़ा। सीखने के ज्ञानात्मक सिद्धांत है, स्थान मनोवैज्ञानिक प्राकृतिक दशा। अपने सिद्धांत के अंदर ये भौतिक इन्वायरमेंट को और एक लाइफ स्पेस यानी एक मनोवैज्ञानिक इन्वायरमेंट की बात करता है, इसलिए प्राकृतिक दशा की बात की जाएगी उसमें, और संज्ञानवाद क्षेत्र का भी सिद्धांत इसको कहा जाएगा। अब हम बात ये करते हैं कि इसमें क्या था, ऐसा क्या बताया आपने इस सिद्धांत में। खास करके तो आपको ये याद रखना कि ये जो सिद्धांत इन्होंने कूट लेविन ने दिया ये गेस्टाल्टवाद से बिल्कुल पूरक है। गेस्टाल्टवाद के अलग है, गेस्टाल्ट से 16 विपरीत है। गेस्टाल्टवाद से बिल्कुल थोड़ा सा अलग रहेगा। गेस्टाल्टवाद बात करता है तर्क, चिंतन और मनन की, जबकि ये ऐसा नहीं कर रहा। ये बात कर रहा है मानवीय प्रत्यक्षीकरण या फिर मानवीय अभिप्रेरणा, यानी मानवीय प्रत्यक्षीकरण या फिर मानवीय अभिप्रेरणा की बात करता है। जबकि गेस्टाल्टवादी किसकी बात करते हैं? सूझ की बात करते हैं, तर्क, चिंतन, मनन की बात करते हैं। कूट लेविन ने एक बात कही कि जो हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, वो हमारा मानवीय व्यवहार और वातावरण। मानवीय व्यवहार यानी एक व्यक्ति जिस वातावरण में व्यवहार, किसी वातावरण विशेष में व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया व्यवहार, उस किए गए व्यवहार से सीख जाता है वो। यानी किसी व्यक्ति विशेष से उस इन्वायरमेंट विशेष, जो विशेष इन्वायरमेंट है
सभी नहीं, विशेष एनवायरनमेंट में जो व्यवहार करता है वो सीख जाता है, और उन्हीं का प्रतिफल क्या होता है? अधिगम। यानी मानवीय व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार और वातावरण का प्रतिफल ही क्या है? अधिगम है। इसके बाद कुर्ट लेविन एक बात और कहता है कि जो ये मानवीय व्यवहार और वातावरण और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, इनके मध्य एक संबंध को स्थापित किया, और उस संबंध को इन्होंने एक संकेत से लिख दिया, B बराबर है FPE। B बराबर है FPE। ये आपको याद रखना है, इसी से हमें समझ में आएगा। इसे, ये सारी बात इसी पे डिपेंड करती है कि इन्होंने मानवीय व्यवहार, अभिप्रेरणा और वातावरण में एक संबंध को स्थापित किया, और उस संबंध को क्या कहेंगे अपन? B बराबर एक संकेत दिया, B बराबर FPE। तो B क्या है? B क्या है? कहें मानवीय व्यवहार। मानवीय व्यवहार यानी मानवीय व्यवहार है, मानवीय व्यवहार। इसके बाद इसमें P क्या है? P एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है। अब ये मनोवैज्ञानिक व्यक्ति कौन सा है? मनोवैज्ञानिक व्यक्ति वो है जिसकी स्वयं की योग्यता, स्वयं की आवश्यकता, स्वयं की क्षमता और स्वयं के कौशल हो, और वो किसी भी परिस्थिति विशेष में चेतनपूर्ण व्यवहार करे। चेतनपूर्ण व्यवहार का मतलब समझ रहे हो? जैसे आप क्लास में बैठे हो, है ना, चेतना में हो। अब आप बैठे हो क्लास में, सोच रहे हो बस स्टैंड के बारे में, आप बैठे हो क्लास में घर के बारे में सोच रहे हैं, वो आ गई कि नहीं गई, जीजू गया कि नहीं गया, दी आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा सोच रहे हैं। तो आप मनोवैज्ञानिक व्यक्ति उस परिस्थिति विशेष में नहीं है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का मतलब जब कोई समस्या जुड़ी है, कोई समस्या, उस समस्या के इर्द गिर्द की बात सोचना, समस्या से परे मत सोचना, क्या हो रहा है परे, इससे कोई लेना देना नहीं। यानी व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता और कौशल के अकॉर्डिंग से काम व्यवहार करेगा। पी यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक होगा जिसकी स्वयं की योग्यता, क्षमता और कौशल होगा। ये एक जीवित प्राणी, जैसे एक जीवित प्राणी नहीं होगा, जीवित प्राणी का मतलब एक जीता जाता लोथड़ा नहीं है शरीर का, इसकी स्वयं की योग्यता है, स्वयं की क्षमताएं हैं, स्वयं के कौशल हैं, स्वयं के कौशल है। और किसी परिस्थिति विशेष में संपूर्ण व्यक्ति के रूप में चेतनपूर्ण व्यवहार करके सीखता है, चेतनपूर्ण व्यवहार करता है। ये हो गया आपका पी। अब बच गया ई। ई क्या है? मनोवैज्ञानिक वातावरण। यानी जो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है, उस मनोवैज्ञानिक वातावरण में जो अंतःक्रिया करेगा वो वातावरण कौन सा है? मनोवैज्ञानिक वातावरण। अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक वातावरण के ऊपर बाद में होता क्या है? इस मनोवैज्ञानिक व्यक्ति में समस्या होंगी व्यक्ति की, और उसी मनोवैज्ञानिक वातावरण में उसका लक्ष्य होगा। यानी किसी व्यक्ति विशेष के सामने जब उसकी समस्या हो, उसी इन्वायरमेंट में उसकी समस्या है, उसी इन्वायरमेंट में उसका लक्ष्य छुपा हुआ है, लक्ष्य छुपा हुआ है। वही क्या कहलाता आपका? मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण में व्यक्ति की समस्या और व्यक्ति का लक्ष्य निहित होता है, लक्ष्य निहित होता है। ये वातावरण हमारी समस्या के समाधान में मदद करेगा और हमें निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाएगा। हो सकता है ये मनोवैज्ञानिक वातावरण में आपने बाधा डाल दे, बाधा डाले, और इसमें आकर्षण और विकर्षण भी होगा। इसमें वॉयलेंस शब्द भी प्रयोग में लिया गया है, इसके अंदर वॉयलेंस शब्द, आकर्षण या प्रतिकर्षण। सकारात्मक कार्य जब आप कर रहे हो तो आकर्षण हो रहा है, जब आपको बाधाएं हो रही है तो आप में प्रतिकर्षण हो रहा है। कमियां देख रहे हैं, बाधा देख रहे हैं, है ना, वो चीजें आपको पीछे धकेलती है, और सकारात्मक जो ऊर्जा है वो व्यक्ति को आगे धकेलती है। तो वो है तो उस एनवायरमेंट में हो रहा है, तो वो मनोवैज्ञानिक वातावरण होगा। इसके बाद एफ क्या है? एफ एक फैक्शन है, एफ एक फील्ड है, एफ एक क्षेत्र है। एफ को क्या कहेंगे? फैक्शन या फिर फील्ड या फिर क्षेत्र या फिर जीवन दायरा, लाइफ स्पेस। इसमें होगा क्या कि एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति जिसकी स्वयं की योग्यता, स्वयं की क्षमता, स्वयं के कौशल है, और संपूर्ण मानव के रूप में वो चेतनपूर्ण व्यवहार उस मनोवैज्ञानिक वातावरण में कर रहे हैं। किसमें? मनोवैज्ञानिक वातावरण में, जहां अपनी समस्याओं को ढूंढता है और अपने गोल की तरफ बढ़ता है। वही उसका एरिया क्या कहलाता है? जीवन दायरा, लाइफ स्पेस। यानी इसमें मनोवैज्ञानिक व्यक्ति उस मनोवैज्ञानिक वातावरण में क्या करेगा? अंतःक्रिया। इस मनोवैज्ञानिक वातावरण में
अंतःक्रिया करेगा। अब देखिएगा हम इस चीज को एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे यहां पे P है, क्या है? P एक पर्सन है, व्यक्ति है, और P यहां पे क्या है? एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति। और इस मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की स्वयं की कुछ आवश्यकताएं होंगी, स्वयं की कुछ आवश्यकताएं होंगी, और आवश्यकता संबंधित चालक को जन्म देंगे। और यही चालक व्यक्ति को क्या करेगा? मोटिव करेगा। क्या करेगा? मोटिव। और व्यक्ति मोटिव होकर के उस इन्वायरमेंट विशेष में, इस क्षेत्र विशेष में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जब ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तब इनके सामने अनेक बैरियर आएंगे, अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक बाधाएं आएंगी। ये बाधाएं जब आती हैं तो कुछ चीजें इसे धनात्मक की ओर, कुछ इसे ऋणात्मक की ओर। एक वेक्टर काम करता है, एक सदिश काम करता है। एक तो वेक्टर जो होता है ड्राइविंग फोर्स का काम करता है, और एक वेक्टर वो होता है जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स का काम करता है, इसे पीछे धकेलता है। यानी जो सकारात्मक एनर्जी है, जो उसका वैलेंस है, आकर्षण और है प्रतिकर्षण। आकर्षण तो व्यक्ति को गोल की ओर लेके जाएगा, बाधाएं उसको पीछे की ओर धकेलेंगे। और व्यक्ति इस मनोवैज्ञानिक वातावरण, ये जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, ये जो आपका, ये जो बाहर वाली ये जो रेखा लिखी है, ये आपका लाइफ स्पेस है। क्या है? लाइफ स्पेस। इसके बाहर कुछ भी नहीं देखेगा, वो अपने लक्ष्य की ओर देखेगा, लक्ष्य से अलावा कुछ नहीं देखेगा। ये एक लाइफ स्पेस है, इस जीवन दायरे के अंदर क्रिया करेगा। बाहर चाहे आवाज डीजे की आए, कोई मतलब नहीं, आपको पढ़ना है, सिर्फ है पढ़ना है। इसका मतलब ये है, यहां पे बाह्य भौतिक इन्वायरमेंट, यहां पे ये जो इन्वायरमेंट है, यहां तक ये इन्वायरमेंट, इसके बाहर का भौतिक इन्वायरमेंट है। कौन सा? भौतिक इन्वायरमेंट। भौतिक इन्वायरमेंट हो सकता है व्यक्ति विशेष की बाह्य कोई क्रियाएं हो, कोई बाह्य आवाज हो, पर ये जो अंदर वाला इन्वायरमेंट होता है, अंदर का, इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट होगा वो कहलाएगा आपका मनोवैज्ञानिक वातावरण। मेरी बात समझ रहे हो? इसके अंदर जिसमें एक व्यक्ति है, व्यक्ति के लक्ष्य हैं, व्यक्ति की समस्याएं हैं, वो व्यक्ति का लक्ष्य है। इस इन्वायरमेंट को, जो पूरा का पूरा अंदर वाला इन्वायरमेंट है, इसको कहेंगे मनोवैज्ञानिक वातावरण, इसे लिखेंगे। और इसके बाहर का जो ये इन्वायरमेंट दिख रहा है, ये कहलाता आपका भौतिक इन्वायरमेंट। जैसे आप तैयारी करते हो, आपको कोई व्यक्ति कहते कि नहीं तेरा नहीं होगा यार, तू इसमें नहीं कर पाएगा, तो ये बाह्य इन्वायरमेंट है, पर आपका अंदर ये कहता कि मैं कर पाऊंगा। ये अंदर की बात समझ रहे हो? होता है कि नहीं होता? कोई बाह्य व्यक्ति आपको नहीं कहते कि नहीं ऐसे तेरा नहीं होगा यार, मुश्किल है। बहुत लोग हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, जी जान से लगे, रात को सोते ही नहीं है, पूरी रात पढ़ते हैं। आपके दिमाग में आता सोता कब होगा? वो बड़ा झूठ बोल के गया सुबह सुबह, है ना? कई बार इतनी लंबी झूठ बोल देते हैं, कोई लगे। कई बार तो क्या है कि एक गुणारोपण सिद्धांत होता है अपने, जो वार्नर का दिया हुआ है। कोई बच्चा लग गया नौकरी, है ना, तो बाद में क्या करेगा, उसके साथ वाली नहीं लगी तो उसको पूरा का पूरा यूं मानेगा ये तो कुछ नहीं आता इसको, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं पढ़ना है, तेरे को ऐसे पढ़ना है। यानी व्यक्ति जब भी कोई सफल व्यक्ति हो जाता है तो अपने जो कुछ सफलता के कारण और ज्यादा उसमें बढ़ा चढ़ा के जोड़ता है, जिसको अपन गुणारोपण बोलते हैं। गुणारोपण कभी भी देखिए ऐसा होता है आपके साथ। असफल है ना, उसके असफल का टैग लगा तब तो कुछ नहीं है, पर जैसे वो सफल हो गया सब आपको जीने नहीं देगा। आपके अड़ोस पड़ोस में आएगा, हाँ भाई तू आजकल तैयारी वारी करती कि नहीं करती? करती हो अंकल। अच्छा क्या पढ़ रही है? नहीं कुछ बस थोड़ा सा पढ़ लेते। ऐसे थोड़ी होएगा, तो बड़ा मुश्किल है आज के दौर में। हम भी बड़े मुश्किल से लगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, है ना, बोलते हैं ऐसा। इसका मतलब गुणारोपण है। क्या है? गुणारोपण। तो ये जो आपका बाह्य अंदर का जो इन्वायरमेंट है ये तो कहलाएगा मनोवैज्ञानिक वातावरण, और इसका बाह्य इन्वायरमेंट क्या कहलाएगा? भौतिक। और ये जो दायरा है जिस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा वो कहलाएगा आपका जीवन दायरा, लाइफ स्पेस। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? जीवन दायरा सिद्धांत। जीवन दायरा सिद्धांत नाम पड़ा। लाइफ स्पेस थ्योरी पड़ा। वेक्टर की बात करता तो वेक्टर थ्योरी की बात करेंगे, वेक्टर सदिश कहेंगे, या वेक्टर सिद्धांत, या फिर वेक्टर थ्योरी, या सदिश सिद्धांत। टोपोलॉजी वर्ड का भी यूज करता है, उसमें दो वर्ड क्यों हम लेते हैं? वैलेंस, है ना, तल रूप काम में लिया।
इसमें मनोवैज्ञानिक व्यक्ति मैंने बताया कि आवश्यकताएं होंगी, आवश्यकता संबंधित चालक को जन्म देगी, व्यक्ति उस चालक से प्रेरित होगा और उस मनोवैज्ञानिक वातावरण में, उस इन्वायरमेंट में वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेगा और अंतिम समय तक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ये इतना ही था। इसके बाद देखिएगा कुछ बातें, हमने एक बात की, ये बात शुरुआत में भी हो गई है कि इन्होंने फिजिक्स से, भौतिक शास्त्र से वेक्टर शब्द लिया, रेखा गणित से इन्होंने तद्रूप यानी टोपोलॉजी वर्ड लिया, 2 वर्ड लिए। भौतिक विज्ञान से तो लिया इन्होंने वेक्टर यानी सदिश, और रेखा गणित से लिया तद्रूप यानी टोपोलॉजी। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहेंगे अपन, टोपोलॉजी या फिर फील्ड साइकोलॉजी या फिर वेक्टर साइकोलॉजी। पूछ लिया जाए कि फील्ड साइकोलॉजी के जनक कौन है, टोपोलॉजी साइकोलॉजी के जनक कौन है, वेक्टर साइकोलॉजी के जनक कौन है, या टोपोलॉजी अवधारणा किसने दी है, ये वेक्टर थ्योरी किसने दी है, ऐसा कोई भी नाम पूछे तो आपका उत्तर होगा सिर्फ कोटे-लेविन। अब देखो टोपोलॉजी की जो अवधारणा दी है, तो आप पता है कि टोपोलॉजी की बात चल रही है, तो टोपोलॉजी अवधारणा किसने दी है, कोटे-लेविन ने। इसके अंदर व्यक्ति जीवन दायरे के अंदर प्रत्यक्षीकरण और अंत्यक्रिया के फलस्वरूप, प्रत्यक्षीकरण और अंत्यक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति के अंदर कुछ व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और विभिन्न परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। यानी टोपोलॉजी की अवधारणा ये कहती है कि व्यक्ति जब जीवन दायरे में प्रत्यक्षीकरण करके अंत्यक्रिया करता है, उस लाइफ स्पेस में अंत्यक्रिया करता है मनोवैज्ञानिक वातावरण में, तो विभिन्न परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है, विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और यही क्या है टोपोलॉजी की अवधारणा है। इसके बाद वेक्टर शब्द का प्रयोग किया, वेक्टर मतलब सदिश शब्द का प्रयोग किया, जो एक उसमें क्या करता है, एक शक्ति के लिए प्रयोग किया गया जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं। और एक वर्ड यूज किया, एक दूर भी लेके जाते हैं, जैसे उनमें लिया तो एक तो वेक्टर है, ड्राइव फोर्स की बात की थी आपने, ड्राइविंग फोर्स की, और एक उसको वापस धकेलता प्रतिकर्षण की। एक इसमें वर्ड यूज लिया वायलेंस, यानी इसका अर्थ होता है संयोजन या कर्षण, संयोजन या कर्षण शब्द का प्रयोग किया गया, जो जीवन दायरे में व्यक्ति को आकर्षण और प्रतिकर्षण करता है, लक्ष्य की ओर खींचता है, लक्ष्य के पीछे धकेलता है। अब आकर्षण कब होता है, जब आप में सकारात्मक एनर्जी हो, आप अपनी योग्यता, क्षमता और शारीरिक क्षमता के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो आप कार्य की ओर बढ़ रहे हो। व्यक्ति जब अपनी योग्यता, क्षमता, शारीरिक क्षमता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आकर्षण पॉजिटिव है। नेगेटिव में प्रतिकर्षण, जब आप में कमियां मिल जाए, आप में खुद में सारी कमियां हो सकती हैं, हो सकता है कार्य विशेष में बाधा आ रही है या असफलता का आपको पहले से ही क्या लग रहा है, डर लगता है, तो व्यक्ति गोल तक नहीं पहुंचता। क्योंकि आधी बात तो व्यक्ति में जब असफलता का भाव पहले से आ जाता है ना, तो सफलता का तो राह दिखता ही नहीं है। कहने का मतलब अंतिम क्षण तक हमें असफल मानना ही नहीं अपने आप को। जब तक व्यक्ति में असफलता, देखो व्यक्ति को सिखाती है कुछ ना कुछ, पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले से डर होता है कि नहीं मेरा तो नहीं होगा, मैं तो इसमें असफल हो जाऊंगी, और कई बार तो हम फोरम अप्लाई नहीं करते। हम फोरम अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर टारगेट लक्ष्य फिक्स करेंगे कि मुझे लगना है तो लगोगे, तो कमियां हो सकती हैं, शारीरिक हो सकती हैं, कुछ कार्य विशेष में बाधाएं हो सकती हैं। असफलता के भाव अगर आप में आ जाए तो व्यक्ति को लक्ष्य से पीछे की ओर धकेलता है, व्यक्ति को लक्ष्य से पीछे की ओर धकेलता है। तो इसमें आपको बस ज्यादा नहीं, इतना याद रखना है कि टोपोलॉजी थ्योरी किसने दी है, टोपोलॉजी के जनक कौन है, तद्रूप सिद्धांत किसने दिया है, वेक्टर सदिश किसने दिया है ना, स्थान मनोविज्ञान के जनक कौन है, या स्थानात्मक स्थान मनोविज्ञान के, या फिर आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो कोटे-लेविन है, कोटे-लेविन। पूछ लिया जाता है लाइफ स्पेस सिद्धांत किसने दिया है या लाइफ स्पेस थ्योरी किसने दी है, तो कोटे-लेविन है। बस इतना सा है, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है इसके अंदर। अब देखो इस सिद्धांत में 3 विशेष तत्व बताए गए, भर्त्सना मतलब निंदा या भय, अवरोध और लक्ष्य। कई बार देखो किसी व्यक्ति विशेष से आपकी निंदा कर दी जाए, कोई व्यक्ति विशेष आपकी निंदा कर रहे हैं, तो भी आप कार्य करने के लिए प्रेरित होते हो साहब, कार्य करने के लिए प्रेरित होते हो। आपको कोई कह दे नहीं तू तो लग ही नहीं सकती, और आपके मन में आया कि मैं लग के दिखाऊंगी, आपकी किसी ने निंदा कर दी, और यही निंदा व्यक्ति को क्या करती है, कार्य करने के लिए प्रेरित भी करती है।
कोई व्यक्ति जब आपकी निंदा करता है, कोई व्यक्ति जब आपकी अवहेलना करता है, तो आप कार्य करने के लिए प्रेरित होते हो। ये फिर ऐसे मान लेते हो कि तेरे को लग रहा वैसा ही हूं मैं, ऐसा अपन कभी नहीं सोचते। कोई व्यक्ति विशेष जब हमारी निंदा करता है, भर्त्सना निंदा करता है, तो हम क्या करते हैं? हम और ज्यादा पढ़ते हैं, हम और ज्यादा कार्य करते हैं, हम मोटिव होते हैं उससे। अब जब मोटिव वे कार्य करने लग गए तो कार्य में क्या आएंगी? बाधाएं आएंगी। क्या आएंगी? बाधाएं। और व्यक्ति उन बाधाओं को दूर करते करते अंतिम कहां पहुंच जाएगा? लक्ष्य तक। जैसे जैसे अवरोध आते जाएंगे, अवरोधों को हटाता जाएगा, अवरोधों को दूर करता जाएगा, अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? इसके बाद देखिए, किसी व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवरोध को पार करना जरूरी है, पार करना आवश्यक होता है। मैंने आपको 3 चीजें बताई, भर्त्सना, अवरोध और लक्ष्य। ऐसे याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है तो हम कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब हम जब कार्य करना शुरू कर देते हैं तो कार्य में बीच में आएंगी बाधाएं। हम उन बाधाओं को दूर करते 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 अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद इन्होंने एक बात और कही कि जो लाइफ स्पेस है, जीवन दायरे के अंदर जो हमारी संज्ञानात्मक संरचना में आने वाले जो परिवर्तन होते हैं, हमारे लाइफ स्पेस के अंदर हमारी संज्ञानात्मक संरचना में जो परिवर्तन आते हैं, वो सीखने और सिखाने के परिणाम पर डिपेंड करता है। यानी हमारा जो लाइफ स्पेस जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है, एक मनोवैज्ञानिक इन्वायरमेंट है, और उस मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण में जो अंतःक्रिया हो रही है, वो लाइफ स्पेस है आपका। उस लाइफ स्पेस के अंदर संज्ञानात्मक संरचना में आने वाले जो परिवर्तन है, हमारे व्यवहार में जो मानवीय परिवर्तन आ रहे हैं, वो आते हैं सीखने और सिखाने के परिणाम पे डिपेंड करता है। अब सीखने और सिखाने के परिणाम प्राय 3 प्रकार से लिए जाएंगे। जैसे एक तो होता है भेदीकरण, एक होता है सामान्यीकरण, एक होता है पुनः संरचना। जैसे आपके सामने कोई समस्या आई, उस समस्या में आपने पूरा अनुभव भी काम में लिया होगा, पूरा अनुभव भी काम में लिया होगा। कुछ चीजें आपके सामने नई भी मिली होंगी, उन चीजों में आपने विभेद करना सीखा। सबसे पहले अपनी मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना में जब परिवर्तन आता है तो चीजों हम भेद करना सीखते हैं। चीजों में क्या करना सीखेंगे? भेद। अब भेद करके हम उससे कुछ सामान्य नियम निकाल लेते हैं। भेद करने के बाद हम कुछ सामान्य नियम निकाल लेते हैं, और सामान्य नियम निकालने के बाद उनको जो हमने भेदीकरण किया, हमने उसका सामान्य नियम निकाल लिया, उनको आप पुनः लागू कर देते हैं, पुनः संरचना बना देते हैं। मेरी बात समझ में आई? जीवन दायरे में, लाइफ स्पेस में, जहां पे एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक वातावरण में अंतःक्रिया कर रहा है, उसमें संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होंगे व्यक्ति के व्यवहार में। अब व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होंगे वो सीखने और सिखाने के परिणाम पे डिपेंड करेंगे, जो प्राय 3 प्रकार से होंगे। भेदीकरण, हमने क्या सीखा है, क्या सीखने जा रहे हैं, उनमें भेद करेंगे और कुछ सामान्य नियम निकाल लेंगे, और सामान्य नियम निकाल के उनको पुनः संरचना को लागू कर देंगे, तो आपकी संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन आ जाएगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर डिपेंड कर जाएगा। अब देखो, लेविन ने अपने सिद्धांत में एक तो बात की है प्रत्यक्षीकरण की, आपने बार बार पढ़ा। एक बात कर रही है संज्ञान की, और एक बात समग्रता, समग्रता, क्योंकि ये संज्ञानवाद, ये गेस्टाल्टवादी, ये तो समग्रता की तो बात करेगा ही करेगा। प्रत्यक्षीकरण संज्ञान और समग्रता पे बल देगा, क्योंकि गेस्टाल्टवाद किस पर बल देते हैं? समग्रता पे। जीन प्याजे किस पे बात देता है? किस पे? संज्ञान पे। और इन्होंने प्रारंभ में क्या कहा था? मानवीय प्रत्यक्षीकरण। यानी मानवीय प्रत्यक्षीकरण तो एक तो गया प्रत्यक्षीकरण, ये संज्ञानवाद विचारधारा का समर्थक है, तो इसका मतलब संज्ञान को भी मानता होगा। इसके बाद समग्रता की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गेस्टाल्टवाद का समर्थक है, ये गेस्टाल्टवाद को भी मानता है। तो 3 पक्ष हो गए, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान और समग्रता। 3 पक्षों पे इन्होंने विशेष बल दिया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अगला, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। ज्यादा नहीं, बस आपको एक बात तो ये याद रखनी, प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया, समग्रता पे बल देता है, संज्ञान पर बल देता है, साथ ही साथ शिक्षण अधिगम परिस्थिति में जो विशिष्ट जीवन दायरे में रहकर व्यक्ति काम करता है उसकी बात करेगा। अध्यापक व्यक्तिगत ध्यान दे बालकों पे,
बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान दें। और सीखना एक क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होता है जो लक्ष्य उन्मुखी होगा। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण और एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया होती है। नॉर्मल सी बातें हैं। ये सिद्धांत अधिगम में क्षेत्र में नियोजन की, संगठन की और व्यवस्थित पक्ष पर बल देता है। यानी अधिगम के क्षेत्र में उचित नियोजन, उचित संगठन और उचित व्यवस्था किस पर है? अधिगम के क्षेत्र में उचित नियोजन, उचित संगठन और उचित व्यवस्था, अगर इन सभी का सामंजस्य बन जाए तो संज्ञानात्मक संरचना में सर्वाधिक परिवर्तन आता है। ऐसा कौन कहता है? कूर्ट लेविन। इसके बाद बालकों में अंतर्दर्शी विकसित करने की बात करेगा, क्योंकि समग्रता की बात कर रहे हैं। और ये सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण पर, समग्रता पर और संज्ञान पर बल देता है।